बहुत दिन बाद आया था। प्रैक्टिकल आज फाइनल टेस्ट नहीं दिया ना। टेस्ट कैसा हुआ आकाश? बढ़िया होगा। क्या हुआ? क्या क्या? आपको कुछ मुझे पता चलता तेरा क्यों नहीं पूरा हुआ? कह रही हूँ पता चला था क्यों नहीं पूरा हुआ कि नहीं पता चला? टाइम हम प्रैक्टिस कब? प्रैक्टिस कब थी? गुड आफ्टरनून। आप लोगों का टेस्ट हुआ कंप्लीट टाइम लिमिट में? जतिंदर का पूरा नहीं हुआ ना? तो गलत हो गया। शाबाश। हेलो। से साथ में भारी जी। चार गलत हो गए। हाँ बट फिर भी चार क्वेश्चन थोड़ी, तो ये एमसीक्यू थोड़ी है कि चार गलत हो गए। पूरा क्वेश्चन ही गलत है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स है बीच में? प्रैक्टिस करो और हम कॉरिजेंडम की क्वेश्चन करते हैं। लॉ में कोई डाउट हो पहले तो? जो कल हम लोगों ने टॉपिक किया डॉक्ट्रिन्स, उसमें कोई भी डाउट आया हो? क्लासेस देखी हो कोई ऑनलाइन? डॉक्ट्रिन्स कोई बात नहीं, भी क्वेश्चन करते करते साथ में याद हो जाएगा। या टाइम चाहिए रिवाइज, किस किस से रिवाइज करना है 5 मिनट्स के लिए डॉक्ट्रिन्स? स्पेंड 5 मिनट्स एंड रिवाइज डॉक्ट्रिन्स। उसके बाद हम कोरिजेंडम के क्वेश्चंस करेंगे जो नए क्वेश्चन हैं इस टॉपिक। Online students also, please raise your hands whenever you are done and use this 5 minutes wisely.
अगर किसी ने डॉक्ट्रिन्स घर पे रिवाइज नहीं किए थे वो रिवाइज करो, फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आई होप सब लोग का हो गया है। स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट का डाउट है, स्टार्टिंग विद द डाउट फर्स्ट। कहते डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ चाहिए जब कंपनी कैसे बनती है। हमने क्वेश्चन किया था कि कंपनी कैसे बनती है, इसमें सबसे पहले काम होता है आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में लास्ट पॉइंट है, जब कोई कंपनी बनती है ना, कंपनी की एओए में हम बताते हैं कि कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन हो। कोई भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो रही है, लेट्स से मिस्टर एक्स एंड वाई मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो ये सबसे पहले कंपनी का एमओए और एओए बनाएंगे। एमओए में एंड में ये भी बताएंगे कि कौन सा पर्सन कितने शेयर खरीदेगा, उसके नाम के आगे लिखा होगा कितने शेयर परचेज कर रहा है वो। एंड ऐसे ही वो एओए में बताएंगे कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। तो कहते हैं आप पर्टिकुलर्स दोगे, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, कि जो आपकी कंपनी के पहले डायरेक्टर्स हैं, इनका कंपनी में इंटरेस्ट क्या है, इनका कंपनी में शेयर कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, लेट्स अज्यूम कि मैं आरएमएस की फर्स्ट डायरेक्टर भी थी और मैं आरएमएस की शेयर होल्डर भी। तो जब एओए में मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं डायरेक्टर हूं, उसके सामने ये लिखा जाएगा कि मेरे पास कितने शेयर भी है। अब साथ में ये भी बताओगे ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स, साथ में आप ये बताओगे मैं और किस किस फर्म में पार्टनर हूं और किस किस कंपनी में डायरेक्टर, प्लस साथ में हम क्या देंगे, डायरेक्टर का कंसेंट देंगे। तो आपने तीन वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, इंटरेस्ट, फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड कंसेंट। बच्चे आप किसी को भी डायरेक्टर बना रहे हो, उसका प्रायर रिटन कंसेंट होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम ओपीसी में किसी पर्सन को नॉमिनी बना रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोल सकती हूँ दैट स्नेहा वुड बी नॉमिनी ऑफ माय कंपनी, आई विल नीड हर प्रायर रिटन कंसेंट। वैसे अगर आप किसी को डायरेक्टर भी बना रहे हो, आपको उसका प्रायर रिटन कंसेंट चाहिए, तो हम साथ में ये भी अटैच करेंगे। आई डोंट नो किसका डाउट था ऑनलाइन, आई होप ये क्लियर हो गया है। चलो, आज हम लोग लास्ट टॉपिक से थोड़े अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे।
हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने हिसाब से सोचेंगे कि क्या सजेस्टेड आंसर होना चाहिए, क्या कीवर्ड हम यूज करेंगे, और फिर आईसीआई का सजेस्टेड आंसर पढ़ेंगे। मतलब रेदर देन राइटिंग, टुडे माय इंटेंट इज कि हम अपने कीवर्ड्स दिमाग में सोचें कि मेरे अकॉर्डिंग इस आंसर में क्या क्या वर्ड्स आने जरूरी हैं, और उसे कंपेयर करें कि आईसीआई से क्या चीज मैच करती थी और क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, we'll cover all the questions that have been asked in Regendum। कमल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसने अपना बिजनेस शुरू किया है बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ ओपीसी। इसने एक ओपीसी बनाई 1 अक्टूबर 2023। ये सोल मेंबर है ओपीसी का, और इसने अपने ब्रदर को सुधाकर को उसके कंसेंट के साथ नॉमिनी बना दिया और एमओए में उसका नाम लिख दिया। नाउ कमल इंटेंड्स टू रिप्लेस सुधाकर एंड नॉमिनेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ नॉमिनी विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ घर ही आ गया, क्या किसी ओपीसी के मेंबर के पास पावर होती है नॉमिनी चेंज करने की? yes. हम भी किसी भी टाइम पे रिप्लेस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, और नॉमिनी भी जब भी चाहे रिजाइन दे सकता है, छोड़ के जा सकता है। एक उसके पास ऑप्शन है कि वो रॉबर्ट, जो कि इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का रेजिडेंट है, उसे बना दे 50 डेज यूएसए। रॉबर्ट ने अपना घर यूएसए शिफ्ट कर दिया 31 मई 2022 को, और वो इंडिया में कब तक नहीं आया? 1 जनवरी 2024 तक वो इंडिया में नहीं आया। अब देखो हमारा क्या प्लान है, हम किस दिन ये डिसीजन ले रहे हैं? अक्टूबर 23। तो अक्टूबर 23 कब आएगा? 23-24 में। अगर 23-24 में मैं किसी पर्सन को नॉमिनी बनाना चाहती हूँ, तो वो पिछले साल इंडिया में कम से कम कितने दिन रहना चाहिए? 120 डेज। 23-24 में अगर किसी को बनाना है तो मुझे चेक करना है कि वो 22-23 में इंडिया में कितने दिन था। कहते वो इंडिया कब छोड़ के गया है? 31 मई 2022 को वो इंडिया छोड़ के गया है, और वापस कब आ रहा है? जून 24 में। मुझे अब चेक करना है कि वो 22-23 में कितने दिन इंडिया में था। वो अप्रैल में 30 डेज के लिए इंडिया में था, मई में 31 डेज के लिए इंडिया में था, टोटल वो इंडिया में कितने दिन के लिए था? 61। क्या ये पर्सन एलिजिबल है ओबीसी का नॉमिनी बनने के लिए? नहीं। नॉमिनी बनने के लिए और मेंबर बनने के लिए सेम कंडीशंस हैं। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। पर एक और कंडीशन है कि पिछले साल की मिनिमम स्टे चाहिए 120 डेज, वो पूरी नहीं है। नेक्स्ट, कहते हैं एक पर्सन है दिनकर, ये इंडिया का सिटीजन है, ये नॉन रेजिडेंट है, ये इंडिया में जॉब करने आया 1 अप्रैल को, एंड तब से कंटिन्यूअसली ये इंडिया में ही रह रहा है। तो 22-23 में ये इंडिया में कितने दिन था? 0। ये इंडिया में पहली बार आया ही कब है? तो 22-23 में तो एक दिन भी इंडिया में नहीं था। इज ही एलिजिबल टू बिकम नॉमिनी? नो। तो कहते आप एलिजिबिलिटी बताओ और उसके बेसिस पे बताओ क्या प्रोसीजर फॉलो होगा नॉमिनी को चेंज करने का, और इनमें से कौन कौन सा पर्सन एलिजिबल है। अब पहले तो हमने पूरे नंबर ले लेने एलिजिबिलिटी के। हम उन्हें बताएंगे कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन हो, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नहीं है, वही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है, वही नॉमिनी बन सकता है। रेजिडेंट वर्ड का मतलब ये है जिसकी स्टे इंडिया में 120 डेज से कम नहीं है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पहले उन्होंने पूरा लॉ बताया, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे 2 मार्क्स यहीं तक मिल गए। लॉ क्या है? ये सितंबर 25 लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया था। कहते फिर इस केस में अब क्या हुआ? इन द इंस्टेंट केस रॉबर्ट को हम अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पिछले साल की स्टे सिर्फ कितनी थी? 61 डेज। दिनकर को हम अपॉइंट कर सकते हैं एज नॉमिनी इन द ओपीसी बाय कमल एज ही इज एन इंडियन सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट। तो उन्होंने एक आंसर तो क्या दिया कि दिनकर को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया। ऑल्टरनेटिव आंसर में बोला दिनकर को अपॉइंट नहीं कर सकते एज ही हैज नॉट स्टेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर अ सिंगल डे। तो फर्स्ट केस में अब देखो हुआ क्या है। कंपनीज एक्ट बनाते हुए ना एक छोटी सी गलती हुई है। कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि रेजिडेंट वर्ड का मतलब है स्टे ऑफ 120 डेज। इसके जैसा ही एक रूल एलएलपी एक्ट में भी आता है। एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है स्टे ऑफ 120 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
जिसकी वजह से सब लोग ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, जो भी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं वो बोलते हैं कि शायद कोई गलती हुई है, ओपीसी के टाइम क्लेरिकल एरर हुआ है लॉ बनाते हुए। तो फर्क क्या है, सिर्फ ये प्रीसीडिंग वर्ड से। बच्चे मान लो मैं 23-24 में किसी ओपीसी का मेंबर बनना चाहती हूँ, तो क्या 23-24 के दिन चेक किए जा सकते हैं? अभी तो वो ईयर चल रहा है। हम चेक ही किस चीज का कर सकते हैं, प्रैक्टिकली फिजिबली क्या है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का चेक करना। तो जब उन्होंने रूल बनाया, अगर आप आईसीआई की बुक में भी पढ़ोगे ना, वहां पर ये लिखा हुआ है कि रेजिडेंट का मतलब होता है स्टे इन द फाइनेंशियल ईयर। वो प्रीसीडिंग वर्ड लिखना भूल गए वहां पर प्रैक्टिकली वो अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। तो अगर हम जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे, फिर तो ये आंसर ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने साथ में खुद ही, आईसीआई ने खुद ही दो आंसर दिए हैं इसके सजेस्टेड आंसर, कि अगर स्टूडेंट ने ये भी बोला है कि पिछले साल की स्टे होनी जरूरी है और उसके बेसिस पे बोला वो नहीं बनेगा, तो भी आंसर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये टॉपिक प्रोसीजर क्या है, अभी इसके ऊपर हमने अच्छे से तैयारी नहीं की हुई, पर आपको ये पता है, देखो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आना है। क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं, 7 मार्क्स तब मिलेंगे जब हर हेडिंग बना रहे। एक हेडिंग थी रॉबर्ट को बना सकते हैं कि नहीं, तो एक पॉइंट हमने बनाया। एक केस है दिनकर को बना सकते हैं कि नहीं, फिर उन्होंने स्पेशली पूछा कि प्रोसीजर बताओ। हमने प्रोसीजर नहीं पढ़ा होगा, बट अगर आपने रैंडम गैस मारना हो, आप क्या बोलोगे? वेरी गुड। प्रायर, हाँ, एक तो हमने ये पढ़ा कि प्रायर रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा जिससे भी बनाना चाहते हैं। देन आप कोई भी चीज आप ये बोल सकते हो, इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कि जो भी कंपनीज एक्ट ने मैनर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कई बार ना वो आपको पेनल्टी पूछ लेते हैं, इस चीज की पेनल्टी कितनी है, तो हम वो याद ही नहीं करते क्योंकि बहुत सारी पेनल्टीज है। तो आप बोलो एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट। प्लस एक और चीज आपको दिमाग लगाना है, पूरे कंपनीज एक्ट में कुछ भी करना है तो किसको बताना होता है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, पता होना चाहिए कि मेरा नॉमिनी कौन है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो प्रोसीजर सब अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो। आपकी बुक में ये होगा, आरएमएस की बुक में, मेंबर आप किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हो। नोटिस दोगे कंपनी को एंड कंपनी नोटिस देगी आरओ को। इट इज नॉट इक्वल टू ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो जहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ है ना ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम वाला पॉइंट है, उसी के साथ ही लिख लो प्रोसीजर। कौन से पेज पे है? ओपीसी टॉपिक इज ऑन विच पेज? 182 में मैं हाईलाइट करवाती होगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट भी मेरे साथ साथ ही करेंगे। हाँ जी, पॉइंट नंबर एफ एंड जी, ये दोनों मिलके प्रोसीजर बन गए। प्रोसीजर टू चेंज नॉमिनी, कि जब भी आपने चेंज करना है, जो मेंबर है, मेंबर पहले ओपीसी को नोटिस देगा। मैं मेंबर हूं, मैं अलग पर्सन हूं और ओपीसी अलग पर्सन है। मेंबर ओपीसी को नोटिस देगा, कंपनी को नोटिस देगा कि मैं चेंज करना चाहता हूं, और फिर कंपनी किसे नोटिस देगी? आरओसी। तो मेंबर नोटिस भेजेगा ओपीसी को, ओपीसी नोटिस भेजेगा आरओसी। पहला पॉइंट। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू चेंज इन एमओ, ये चेंज इन एमओ नहीं माना जाए। सेकेंड क्वेश्चन पे चले, सितंबर 24 का ही दूसरा क्वेश्चन। कहते कॉर्पोरेट व्हील समटाइम्स फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शन। ऐसे कोई भी 3 पॉइंट बता दो। पूछना क्या चाह रहे हैं, ऐसा कब होता है जब कॉर्पोरेट व्हील की प्रोटेक्शन नहीं मिलती? जब क्या हो जाती है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाती है। तो हम उन्हें बोलेंगे हाँ कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाती है। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकते हैं। कोर्ट ऐसा कब करता है? जब कोई भी शैम हुआ हो, कोई भी फ्रॉड हुआ हो, तो रियलिटी बिहाइंड द लीगल फैसाड, हमने एग्जैक्टिव वर्ड्स लिखने हैं वहां पर, दैट इन केस ऑफ अ शैम कोर्ट हैज द पावर टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील to know the reality behind the legal facade. In such cases, the members of the company do not get benefit of separate legal entity and both company and members are seen as same person. ऐसे हमने 5 केस पढ़े हुए हैं, आप कोई भी 3 केसेस बता सकते हो।
अगर हमने किसी कंपनी का ट्रू करेक्टर चेक करना है कि वो हमारी फ्रेंड है या नहीं है। सेकंड, अगर हमने कोई कोई पर्सन लीगल ड्यूटी से बचने के लिए कर रहा है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कोई भी और केस फ्रॉड का, या फिर अगर कोई पर्सन सब्सिडरी बना रहा है और उसे यूज कर रहा है एज एन एजेंट। याद रहेगा ना सबको? क्या अफेक्ट है एमओए एंड एओए का? कोई मुझे वन वर्ड में बताएगा इसमें क्या लिखना है? मैंने कल वाली, वेरी गुड वेरी गुड, कल वाली क्लास में ये करवाया था कि जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, आपने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि अब कंपनी बन गई है जो कि एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इसकी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, इसे स्यू किया जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, और इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ रेफरेंस के लिए, एग्जैक्ट सेम लाइन लिखी हुई आपको सजेस्टेड आंसर में भी मिलेगी। ऐसे अपनी बुक को ही कॉपी करता है, हमारी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आना। कौन से पेज पे टॉपिक इनकॉर्पोरेशन के बाद होगा? ये 190। कि मैंने आपको अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखवाया हुआ है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। कहते हैं जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्टर हो गए तो किसको बाइंड करेंगे? वो बाइंड करेंगे कंपनी एंड मेंबर्स को, एज इफ उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, और उनके ऊपर वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। जो भी मनी पेएबल है बाय मेंबर टू कंपनी अंडर द आर्टिकल्स, उसे क्या माना जाएगा? डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंपनी। तो दो पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हो अपनी बुक में जब भी ये टॉपिक आप रिवाइज करोगे। लास्ट टाइम बच्चे, जब मैंने अपने नाम के आगे लिख दिया कि मैं 2500 शेयर परचेज करूंगी, तो 2500 शेयर्स की पेमेंट करना मेरा डेट है, वो मेरे से लीगली रिकवर किए जा सकते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं। हाँ, ऑल मनी पेबल बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बात है। एज पर एमओए एंड एओए विल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम देम टू द कंपनी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। दो वर्ड्स हमने हाईलाइट किए, अफेक्ट में हम क्या लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, जो मेंबर्स और कंपनी है दोनों इस चीज के लिए बाउंड, एंड उनसे वो पैसे लीगली रिकवर किए जा सकते हैं। इट इज अ डेट ड्यू बाय। सबसे पहला उन्होंने एक्सप्लेन किया, कहते कॉर्पोरेट विल कई बार प्रोटेक्शन नहीं देती। ये हम कुछ केसेस बता रहे हैं जहां पे जो कंपनी लॉ है वो डिसरिगार्ड करता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के प्रिंसिपल को, दैट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। उन्होंने पहला केस बताया ट्रू करेक्टर चेक करने के लिए कंपनी का, कि कंपनी हमारी एनिमी है या फ्रेंड है। तो कहते हैं कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह, उसका कोई भी माइंड या कॉन्शियस नहीं है, बट वो फ्रेंड या फो हो सकती, सो इट कांट बी फ्रेंड और फो। बट ये डिसाइड करने के लिए कि कोई एनिमी कंपनी है या नहीं है, हम ये चेक करेंगे कि उसका कंट्रोल किसके पास है। अगर कंपनी का कंट्रोल एनिमी कंट्री के लोगों के पास है तो हम लोग कहेंगे कि ये कंपनी और वो हमारी एनिमी कंट्री एक ही बात। अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए जहां पे भी कोई मैटर होगा टैक्स का, ड्यूटीज का, जहां पे भी क्वेश्चन होगा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, और गवर्नमेंट को लगेगा कोई पर्सन इवेजन कर रहा है, सरकमवेंट कर रहा है टैक्स को, तो चाहे तो ये हिंदी में लिख लो, इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, सरकमवेंट कर रहा है, तो कोर्ट डिसरिगार्ड करेगा कॉर्पोरेट एंटिटी। अगर कंपनी जेन्युइन कंपनी नहीं है बट असेसी ने डिसगाइज की है, उसे कपड़े पहनाए हुए हैं कंपनी के, तो हम उसे लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं देंगे। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, जब किसी पर्सन ने कोई कंपनी बनाई है जैसे कि वो कोई डिवाइस की तरह यूज कर रहा है अपना बोनस बचाने के लिए, कि मुझे एम्प्लॉयज को बोनस कम देना पड़े, उस केस में डिसरिगार्ड करेंगे। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के एजेंट की तरह काम कर रही है, ट्रस्टी की तरह काम कर रही है, तो हम लोग कहेंगे दोनों कंपनीज की इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो गई है, दोनों एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसे ही लायबल बनाया जाएगा दूसरी कंपनी के एक्ट्स के लिए। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, अगर कोई पर्सन कंपनी बना ही फ्रॉड के लिए रहा है, कोई इलीगल या इम्प्रॉपर काम के लिए बना रहा है, उन केसेस में। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या है? कहते हैं जब भी मेमोए और एओए रजिस्टर हो गए वो कंपनी को बाइंड करते हैं, एंड जो मेंबर्स हैं दे आर ऑफ टू द सेम एक्सटेंट एज इफ उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स को साइन किया हो, वो सारे प्रोविजंस को फॉलो करेंगे और उनसे ये पैसे रिकवरेबल है लाइक अ डेट। याद हुआ है? मैं थोड़ी सी फास्ट बोल रही हूँ पर मेरा इंटेंट ये है कि हम पूरा सारे क्वेश्चंस कवर कर ले और याद हो जाए सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट अगेन, अभी सितंबर 24 का क्वेश्चन पेपर ही चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर,
जेवी लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपीस का लोन लिया है स्टार बैंक लिमिटेड से अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पर जो बोरोइंग पावर है कंपनी की, एक कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया किसी बैंक से, पर जो कंपनी के पास पावर थी एज पर एमओए, पावर ले लोन ले ही कितना सकती थी, 5 करोड़। बैंक ने लोन दे दिया 2 इंस्टॉलमेंट्स में, एक दिया 1 करोड़ का लोन और एक दे दिया 4 करोड़ का लोन। ड्यू डेट के टाइम जब पे करने का टाइम आया तो कंपनी ने लाइबिलिटी एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। कंपनी कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं है, तो ये तो ट्रांजेक्शन क्या हो गई, अल्ट्रा वायरस। जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी ने यूटिलाइज किया है 3 करोड़ का लोन तो लीगल काम के लिए, और 2 करोड़ कहां पर यूज हुआ है, कांट बी ट्रेस्ड, वो पता ही नहीं चल रहा कहां पर यूज हो। आप रेफर करो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को और एग्जामिन करो कि कंपनी का डिसीजन वैलिड है या नहीं है। तो पहला पॉइंट तो है कि कंपनी का डिसीजन वैलिड है या नहीं है। कंपनी कह रही है मैं लोन वापस नहीं करूंगी। एंड रेमेडी बताओ कि बैंक के पास रेमेडी क्या है। तो 2 पॉइंट्स उन्होंने हमें पूछे हैं। पहला पॉइंट तो ये है, एमओए में लिखा हुआ है कि कंपनी मैक्सिमम लोन ले सकती है 1 CR, पर कंपनी ने 2 लोन ले लिए, एक 1 CR का एंड एक 4 CR। कंपनी ने वो पैसे यूज कहाँ किए, इसमें से 3 करोड़ तो लीगल पर्पस के लिए यूज हुए हैं, 2 करोड़ पता ही नहीं कहां पर यूज। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। हमेशा आंसर लिखने से पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और सोचो, फिर हम सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करेंगे। तो पहले तो ऑब्वियसली लॉ के नंबर तो पूरे ही लेने हैं, तो 2 या 3 मार्क्स के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को एक्सप्लेन कर सकते हैं सब। हमने पूरे अच्छे से नोट बनाए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन। फिर हम एक पैराग्राफ बनाएंगे कंपनी के डिसीजन के बारे में, आप हेडिंग दोगे वैलिडिटी ऑफ कंपनीज डिसीजन। सेकंड आप पैराग्राफ बनाओगे रेमेडी के बारे में। जितनी भी चीजें क्वेश्चन में पूछी गई हैं सबका आंसर देना जरूरी है, तभी नंबर आए। समझ रहे हो ना ये बात, ये आने वाले टेस्ट में आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो पहला पैराग्राफ उन्होंने बनाया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता क्या है। कहते अल्ट्रा वायरस का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है बियॉन्ड पावर। ये फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का कि कोई भी अगर ऐसा काम है जो कि कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, ना कि सिर्फ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है, कंपनी की पावर के ही बियॉन्ड है, वो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। इसलिए वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि ना तो कंपनी स्यू कर सकती है ना ही कंपनी को स्यू किया जा सकता है किसी भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए। कहते हैं क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। अब कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील करता है, हम तो क्या एज्यूम करके चलते हैं कि उसे कंपनी की पावर्स के बारे में पता है। अगर फिर भी उसने कोई भी ऐसा अग्रीमेंट किया जो कि अल्ट्रा वायरस है तो वो कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। ये हमारा बना पहले 3 नंबर का आंसर, डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हमने एक्सप्लेन किया कि ऑफ अल्ट्रा वायरस। नेक्स्ट 2 मार्क्स, कंपनी का डिसीजन ठीक है या नहीं। इस केस में कंपनी की पावर थी 1 CR, कंपनी ने लोन दे दिया है, लोन ले लिया है 5 CR का, तो ये क्या है, अल्ट्रा वायरस। तो कंपनी का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है, इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। बट ध्यान देना है वॉइड कितना है, एक्सेस अमाउंट। ऐसा नहीं कि पूरा 5 करोड़ ही इनवैलिड है, सिर्फ 4 करोड़ इनवैलिड है, 1 करोड़ तो उसे लीगली अलाउड ही था, तो सिर्फ एक्सेस अमाउंट इनवैलिड है। तो इसलिए जो कंपनी का डिसीजन है कि वो रीपे नहीं करेगी लोन को, विल बी वैलिड फॉर 4 करोड़। 4 करोड़ का डिसीजन ठीक है, 1 करोड़ का गलत। नेक्स्ट, कहते हैं अगर जो फंड्स हैं वो कंपनी के बिजनेस के लिए यूज किए गए हैं तो जो लेंडर है वो स्टेप इन कर जाता है शूज ऑफ लेटर में। मैंने कल ये ना लिखी थी, सेम सबरोगेशन वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका राइट होगा लोन को रिकवर करने का। यहाँ पे मिस्टर जेवी लिमिटेड नहीं कर सकती 3 करोड़ का लोन क्योंकि वो लीगल पर्पस के लिए यूज हुआ है। अल्टीमेटली कंपनी के पास कोई भी रेमेडी नहीं है टू रिकवर द बैलेंस अमाउंट ऑफ फंड। वो 4 करोड़ तो रिकवर कर लेगी, बाकी 1 करोड़ बैंक रिकवर नहीं कर पाएगा। आंसर में इतना 3 करोड़ से लेगी नहीं, 3+1, 3 लीगल पर्पस के लिए यूज हुआ, 1 लीगली अलाउड थी, तो 4 करोड़ रिकवर हो जाएगा, 1 CR रिकवर नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है एक बार अच्छे से रीड करो।
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई भी डाउट आएगा मुझे पूछेंगे। रीड लास्ट पैराग्राफ। टोटल इस केस में 4 करोड़ की रिकवरी की जा सकती है। 3 करोड़ तो लीगल पर्पस के लिए यूज में है, 1 करोड़ अदरवाइज भी अलाउड थी। इंडोर मैनेजमेंट, बाकी सभी ध्यान से सुनो, शायद किसके दिमाग में भी मैनेजमेंट आया हो, क्योंकि जब मैंने टॉपिक समझाया था इंडोर मैनेजमेंट, मैंने सिमिलर एग्जांपल दी थी कि बैंक को कैसे पता चलेगा इंटरनल अफेयर्स के बारे में। पर इंडोर मैनेजमेंट तब लगाना है जब कोई चीज एओए में लिखी हो। एओए में लिखा हो कि पावर है, पर पावर को यूज करने को कोई स्पेशल प्रोसेस बताया। तभी जब मैंने इंडोर मैनेजमेंट लिखवाया, मैंने क्या लिखवाया कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हम चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने एओए तो वर्ड ही नहीं यूज किया, एमओए में ही लिखा हुआ है कि नहीं पावर। तो जहां पर भी एमओए आ गया वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ही लगेगा। ठीक है। हाँ, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, तुम कह रहे हो ये क्यों लिखे? ये सारे पॉइंट्स को कंस्ट्रक्टिव नोटिस थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आपका कहने का इंटेंट ये है कि यहीं तक की आंसर आना चाहिए था, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये रेलेवेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। सिर्फ इन्होंने लिंक करके इसलिए समझाया कि आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने एमओए पढ़ा, तो लिंक करके समझा दिया। बुक में भी ऐसे ही किया हुआ है और मैंने नोट्स में भी ऐसे ही समझाया। आगे चलें। ये तो 2 बैच का टॉपिक 2 बैच का। हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चले। इंडोर मैनेजमेंट नहीं पर एक्सप्लेन करना। इंडोर मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें एओए लिखा हुआ है, एओए नहीं लिखा हुआ, एमओए लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सितंबर में, ये क्वेश्चन, एक कंपनी बनी है गुडविल प्राइवेट लिमिटेड, 1 मई 24 को कंपनी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं अमित, सुमित और सुमाती को, जो कि कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके ऊपर कॉमन सेल नहीं लगाई। उसके ऊपर सिग्नेचर किस किस के आ रहे हैं? अमित और सुमित के, जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। कंपनी ने सीएस अपॉइंट नहीं किया है। सुमाती ने ऑब्जेक्शन रेज की, सुमाती भी एक डायरेक्टर है, कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि बाकी के 2 डायरेक्टर्स अमित और सुमित क्लेरिफाइड दैट सिंस कंपनी हैज ऑप्टेड नॉट टू हैव कॉमन सील, तो ये कॉमन सील के बिना भी है, क्योंकि 2 डायरेक्टर्स के साइन आ गए। एक बार दोबारा देखते हैं, वर्ड्स बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले तो कंपनी में 3 लोग हैं, अमित, सुमित एंड सुमाती। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट जो इशू किए जा रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर रहा है अमित और सुमित। कंपनी कहती मैंने कॉमन सील रखी नहीं हुई। ऑब्जेक्शन कर रही है सुमाती कि ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ 2 डायरेक्टर्स ने साइन किया है, एंड के कंपनी हैज नॉट ऑप्टेड टू हैव कॉमन सील, द शेयर सर्टिफिकेट साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स आर वैलिड। बाकी लोग कह रहे हैं कि वैलिड है। आपसे पूछा जा रहा है क्या जो उनकी ऑब्जेक्शन है ये करेक्ट है, एंड इन रिस्पॉन्स टू की क्लैरिफिकेशन वो करेक्ट। पहला पॉइंट जो ऑब्जेक्शन रेज किया है वो तो इनकरेक्ट है। अगर किसी कंपनी की कॉमन सील ना हो तो किसने साइन करना होता है? किसी भी 2 ये बिल्कुल वैलिड है। तो जो सेकंड है क्लैरिफिकेशन दी है, दैट इज वैलिड। हम करेंगे कॉमन सील का रूल क्या है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कॉमन सील क्या होती है, ऑप्शनल होती है। अगर कॉमन सील ना हो, 2 डायरेक्टर साइन करते हैं या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन कर, तो इसलिए पहले तो ये वैलिड है। फिर उन्होंने एक और पॉइंट पूछा, कहते क्या आपके आंसर में चेंज आएगा अगर कंपनी में सीएस होता? यस। उस केस में हम कहते कि जो ऑब्जेक्शन रेज की है वो क्या है? वैलिड है। उस केस में किसके साइन होने चाहिए थे? एक डायरेक्टर के और एक सीएस। वो इतनी छोटी सी लाइन है, उससे पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आंसर छोटा सा ही है। कहते डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना होता है कॉमन सील के साथ, ओनली इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू हैव कॉमन सील। अगर कंपनी की कॉमन सील ना हो तो 2 डायरेक्टर्स करेंगे या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस करेंगे। इस केस में जो ऑब्जेक्शन है वो पहले केस में वैलिड नहीं है, और जो शेयर सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि सीएस अपॉइंट नहीं किया। अगर कंपनी में सीएस होता तो शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, हेंस यस द आंसर विल बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 25। जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड में 9 डायरेक्टर्स हैं बीओडी में। कंपनी के एओए में लिखा हुआ है
कि कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग विल बी, अच्छा ये आप खुद करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना चीटिंग के आप क्वेश्चन को खुद समझ पाते हो, इसको समझना ही बस काम है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चे आई से आई ना मतलब भी नजायज ही कर रहे हैं, जो चीजें हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वो भी चीज वर्ड्स हमारे पेपर में आ रहे हैं। बट आपने फोकस करना है कि चलो ठीक है, मुझे केस स्टडी नहीं समझ आई, शायद कुछ बच्चों को ना समझ आए, ये पता करना है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। वो आपके सिलेबस के बाहर से नहीं हो सकता, जो कहानी है वो बाहर हो सकती है, इससे बाहर से हो सकती है। जैसे कि कोरम वर्ड कभी हमने क्लास में यूज ही नहीं किया, कोरम वर्ड सीए इंटर में भी बच्चों को 7th चैप्टर में जाके पहली बार आता है। अभी बता देती हूँ क्योंकि ये टॉपिक आई गया। कोरम का मतलब होता है कि मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में रूल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्लास स्टार्ट करनी है और अगर सिर्फ एक ही स्टूडेंट आया तो क्या मैं क्लास कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो ऐसे कंपनीज एक्ट में रूल बने हुए हैं कि मान लो कंपनी ने मीटिंग बुलाई है, उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, और लेट्स से एक ही शेयर होल्डर आया है, तो क्या हम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं? उसके रूल्स हैं, इसका आंसर मत दो, उसके रूल्स हैं, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ वैलिड मीटिंग। अब हमें ये नहीं पता, हमने ये कभी वर्ड ही नहीं सुना, बट उन्होंने हमें पूछा क्या है, जब पेपर में आपके कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने कभी वर्ड ही नहीं सुना, आप फोकस करना स्टोरी को छोड़ के कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। उन्होंने आपसे ये पूछा, क्या प्रोसीजर होता है एंट्रेंचमेंट करने। अब ये टॉपिक जो है वो सिलेबस में आ गया, यहां तक वो टॉपिक क्या था, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। कहते हैं आप मुझे ये बताओ क्या प्रोसीजर है एंट्रेंचमेंट करने का एज पर कंपनीज एक्ट। क्या आपके आंसर में कोई चेंज आता अगर ये क्या होती, पब्लिक का? तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि एंट्रेंचमेंट कैन आइदर बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और एट अ लेटर स्टेज। If entrenchment needs to be done at a later stage, in case of a private company, it needs consent of all the members, 100% consent चाहिए, unanimous resolution चाहिए, और in case of public company, it needs consent of 75% members और special resolution। तो पहले उन्होंने बताया मैनर के एंट्रेंचमेंट कैसे करते हैं, तो पहले पैराग्राफ में बताया कि एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं आइदर ऑन फॉर्मेशन और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स अग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। साथ में आपको पता है हर चीज के एंड में किसे बताना होता है, आरओसी। कहते हैं आर्टिकल्स में अगर आप एंट्रेंचमेंट करना चाहते हो, चाहे पहले चाहे बाद में, आप आरओसी को नोटिस दोगे एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी उसका प्रोसीजर होगा, हमें नहीं याद किया ना, हम पेनल्टीज याद करते हैं ना हम प्रोसीजर याद करते हैं, हम सिर्फ ये लिख देते हैं कि जो भी प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग करने। इस केस में क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, वो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकती है एंट्रेंचमेंट करने के लिए। अगर वो पब्लिक कंपनी होती तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, आरओसी को इन्फॉर्म कर। ठीक है, जनवरी 25 के सारे क्वेश्चन ही कंपनीज एक्ट के थोड़े से अजीब है, मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस नहीं है सब कुछ हमारी बुक में से ही, पर प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। देखो इतना कुछ है कंपनीज एक्ट में, पहला क्वेश्चन भी एओए में से आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी जन 25 में एओए में से आ गया, और एओए में उन्होंने क्या बोला है कि आप हमें ब्रीफ में बताओ कंटेंट क्या है।
तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन तंग करे, आपने ये देखना है एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है। क्या आप इस चीज का आंसर दे सकते हो कि एओए का कंटेंट क्या है? हम बताएंगे भाई एओए मैग्ना कार्टा होता है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पर लिखे होते हैं, कंपनी के एओए में लिखे होते हैं। इसमें कंपनी के बायलॉज होते हैं, ये हम बता सकते हैं। फिर बोला कि हमें ये बता ले एओए क्या होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में मॉडल एओएस, मैंने आपको बताया था सैंपल एओए गिवन है, टेबल्स गिवन है, तो मॉडल एओएस गिवन है। कोई भी कंपनी इनको ऑप्ट कर सकती है और चाहे तो इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रेंचमेंट। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। कहते हैं आपने हमें ये बताना है कि क्या कंटेंट होगा, मॉडल होता है एओए का, अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फंक्शंस। तो हाँ ऑब्वियसली एओए में जो रूल्स लिखे होते हैं डायरेक्टर्स ने उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना होता है, कंपनी की मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑडिट सब कुछ के अकॉर्डिंग लिखना होता है। क्वेश्चन चाहे बाहर से आ जाए, आंसर आपकी बुक से बाहर नहीं है। आंसर में वही चीजें लिखी हैं जो हम अब तक एओए के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कुछ नहीं समझ आएगा ना, तो उस टॉपिक का सब कुछ ही लिख देना। जो एओए है कहते हैं ये कंपनी के क्या होते हैं, बायलॉज। इसके अकॉर्डिंग ही जो कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे कंपनी की मैनेजमेंट हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे और हो। सेम जो क्वेश्चन में लिखा था वो रिपीट कर देंगे। फिर सारा कुछ इस टाइप का बता दिए कि एओए में हम रेगुलेशंस बताते हैं, इसमें कोई भी मैटर्स इंक्लूड कर सकते हो जो कि कंपनी को जरूरी कर सकते हो। एंड कैसे करोगे, ऑन फॉर्मेशन भी कर सकते हो, बाद में अमेंडमेंट के साथ भी। प्राइवेट कंपनी में सबका कंसेंट चाहिए, कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। जब भी एंट्रेंचमेंट करोगे आरओसी को बता देना। इसके सैंपल आर्टिकल्स भी हैं आपके पास, मॉडल आर्टिकल्स। कंपनी सारे आर्टिकल्स को अडॉप्ट भी कर सकती है और चाहे तो इसमें चेंज भी कर सकती है, चाहे सारे अडॉप्ट करे चाहे कुछ को अडॉप्ट। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया, एक पॉइंट इग्नोर करोगे। क्लियर है सबको? मतलब पेपर में घबराना नहीं, सबसे अहम चीज। एक्चुअली जनवरी 25 में ना कंपनीज एक्ट के सारे क्वेश्चन थोड़े अजीब। ये वाला टॉपिक बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7। पीएफआई की डेफिनेशन सब लोग बता सकते हैं? तीन चीजें आती हैं पीएफआई में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद है सबको? ऐसा ही दिखाया हुआ है मैंने डेफिनेशन में, देखना। ठीक है। प्लस हमने ये पढ़ा पीएफआई किसे बना सकते हैं। पीएफआई किसे बना सकते हैं, जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर ही किसे सकती है, सिर्फ किसे कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई, जिसके मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज। उन्होंने बोला कि हम आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं मेजर शेयर होल्डर्स का। कौन सी कंपनी में, रूरल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 26% शेयर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 18%, तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास 24%, 32% शेयर किसके पास है, पब्लिक के पास। कहते क्या हम इसे पीएफआई मान सकते हैं? आज की डेट में तो भाई सिर्फ यही पीएफआई। बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे पीएफआई डिक्लेयर कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके, क्योंकि इसके 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। कहते क्या कंडीशंस हैं, किसे बनाया जा सकता है पीएफआई, जो कि गवर्नमेंट के किसी एक्ट में बनी है, या फिर जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। इस केस में जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट मिला के इनके पास टोटल है 68% शेयर। तो 2 सबसेक्शन 72 के बेसिस
तो इसे हम रिगार्ड कर सकते हैं पीएफआई, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इसे डिक्लेयर कर सकती है। वैसे आज की डेट पे 3 ही है, एलआईसी, आईडीएफसी एंड, ठीक है। नेक्स्ट जनवरी 25 का एक और क्वेश्चन, क्या कंपलसरी है कॉमन सील होना? अगर नहीं है तो क्या ऑप्शन, साइन कौन करेगा? मैंडेटरी नहीं है, इस केस में साइन करेंगे 2 लाख। नेक्स्ट अगेन जनवरी 25, रीड करो आप, रीड करो और आप ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कितने पैराग्राफ्स बनेंगे आंसर के। मैंने बोला ना ध्यान से पढ़ने के, एग्जामिनर कौन कौन से पॉइंट्स चेक कर। और ध्यान से पढ़ो, क्या क्या कुछ सुनना चाहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स। और objection to explain that family member or tension. ये तो सब लोग ही लिखे, फॉर्म मेंबर बन सकते हैं। एक कंपनी है जो कि एजुकेशन के लिए बनाई गई है, सेक्शन 8 कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। अब कंपनी को काफी प्रॉफिट हो गया और कंपनी ने वो पैसे दे दिए एलएमपी एसोसिएट्स को, जो कि उसकी पार्टनर है और उसकी मेंबर। अब एक मेंबर ने कंप्लेन किया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोला कि कंपनी को वाइंड अप कर दो, क्योंकि फर्म तो मेंबर बन ही नहीं सकती और कंपनी प्रॉफिट भी नहीं दे सकती। तो आपके आंसर में 3 चीजें चेक हो रही है। पहली चीज चेक हो रही है, क्या फर्म मेंबर बन सकती है? यस। दूसरी चीज, क्या वो डिविडेंड दे सकती है? नहीं दे सकती। तीसरी चीज, वाइंड अप करना है तो अब क्या कुछ कर सकते हैं। तो जब भी हम वाइंड अप करना चाहते हैं किसी भी कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को, तो गवर्नमेंट क्या कुछ ऑर्डर कर सकती है? गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में या तो उसे वाइंड अप कर देगी, उसके सारे एसेट्स सेल हो जाएंगे, या फिर क्या करेगी, उसे अमेलगमेट कर देगी। अमेलगमेट सिर्फ किसके साथ कर सकती है? किसी और कंपनी के साथ जो कि सिमिलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनी एंड उसका नाम रजिस्टर से रिमूव। तो उन्होंने सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी को एक्सप्लेन किया कि ये चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसका इंटेंट है प्रॉफिट अर्न करना, ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस कैंसिल कर देगी अगर कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रावीन की। कॉन्ट्रावीन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसका स्टेटस चेंज कर सकती है, इसे वाइंड अप भी कर सकती है, इसे अमेलगमेट भी कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देने के बाद वाइंड अप कर सकती है ऑन द ग्राउंड दैट पार्टनरशिप फर्म कांट बी मेंबर। कहते हैं ये वाला डिसीजन गलत है, प्रॉफिट नहीं दे सकते आप, डिविडेंड नहीं दे सकते, पर सेक्शन 8 कंपनी मेंबर बन सकते। तो एंड में उन्होंने कंक्लूजन में बताया दैट द पॉइंट की कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है जस्ट बिकॉज एलएमपी एसोसिएट्स उसकी मेंबर है, ये वैलिड ग्राउंड नहीं है। ये सारे पॉइंट्स वैलिड। वो डिविडेंड नहीं दे सकती, डिविडेंड वाला पॉइंट करेक्ट है, पर पार्टनरशिप फर्म मेंबर तो बन सकती। समझ आया सबको? मैं यही सिखा रही हूँ आज कि हमने पेपर में आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एग्जामिनर क्या क्या कुछ सुनना चाहता है, हेडिंग्स क्या क्या होंगी आंसर की। अगेन सितंबर 25, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और बताओ क्या क्या कुछ सुनना चाहते हैं। अच्छा, आप सबका आंसर दोनों केसेस में नो है? थर्ड भी बता दो। अभी देखते हैं, मैंने जो बच्चों ने आंसर दिया वही लिखा है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट बताओ सब लोग।
इसमें वो उसकी ऐसे होंगी है। देखते हैं भाई। सबसे पहले तो एग्जामिनर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ही सुनना चाहते हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के लिए उन्हें क्या बताएंगे? 285। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 4 CR। करंट फाइनेंशियल ईयर की एट ऑल टाइम्स। टर्नओवर देखनी होती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की अप टू 40 CR। पिछले साल की चेक करेंगे। कुछ लोग स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकते, ज्यादातर एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली। कौन कौन नहीं बन सकते स्मॉल कंपनी? कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी होल्डिंग कंपनी एंड कोई भी सब्सिडरी कंपनी, देन दे कैन नॉट बिकम स्मॉल कंपनी। तो सबसे पहले कहते हैं कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, अलाउड है। टर्नओवर 10 करोड़ है, अलाउड है। पेड अप शेयर कैपिटल 1 CR है, वो भी अलाउड है। प्राइवेट कंपनी है, वो भी अलाउड है। पर इसके 60,000 शेयर किसी और प्राइवेट कंपनी के पास है। तो अगर 1 करोड़ में से एक शेयर है 100 रुपीज का, 60,000 शेयर मतलब के 60 लाख के शेयर किसके पास है? इंफ्राटेक कंपनी के पास। तो मुझे यहाँ पे एक और सेक्शन कौन सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? सब्सिडरी। अब सब्सिडरी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया? सेकेंड केस में उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्या लिख दिया? लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी तो वैसे भी स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती, तो सेकंड केस में भी हमारा आंसर क्या हो गया? उसके बाद हमारे से पूछना चाहते हैं वो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन। तो 2 सबसेक्शन 6 में जो कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पता कैसे चलता है? मोर देन इक्वल टू 20%। और स्मॉल सब्सिडरी में भी और यहाँ पर भी हमने कंट्रोल देखना होता है। कंट्रोल किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो वहां पर हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? टोटल वोटिंग पावर। जब हमने गवर्नमेंट कंपनी देखना होता है, स्मॉल कंपनी देखना होता है, तब हम चेक करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। पर होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट में कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं टोटल वोटिंग पावर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 CR। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिना बात के तंग करने के लिए दी। डी लिमिटेड के पास एसीडी लिमिटेड के 15 करोड़ के शेयर्स हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 80, 18% शेयर्स हैं। लेस देन 20% शेयर्स हैं, तो ये एसोसिएट कंपनी नहीं बनी। ठीक है ना? वो जानबूझ के ऐसा केस बनाएंगे कि आप टोटल देखो। अगर हम टोटल देखें 80 + 20, 100 CR में से कितने हैं? 15 + 10, 25। वो परसेंटेज 25 से ज्यादा बन जाएंगे। तो ध्यान में रखना है, वोटिंग पावर देखनी है तो सिर्फ इक्विटी शेयर को देखो। एक्सप्लेन किया पूरा 285 और उसकी एक्सेप्शंस। फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि क्योंकि ये सब्सिडरी है ये स्मॉल कंपनी नहीं है। सेकंड केस में पब्लिक कंपनी है इसलिए स्मॉल कंपनी नहीं। एसोसिएट कंपनी में डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया एंड देन किसे एसोसिएट कंपनी नहीं माना। नेक्स्ट आते हैं आरटीपी के ऊपर। सबसे पहले सितंबर 24 आरटीपी। पॉलिटेक लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 6 लाख शेयर्स ऑफ 100 यूज। इसमें से 2 लाख शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 1,20,000 शेयर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये एक गवर्नमेंट कंपनी है? 245 में होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए क्या चाहिए? 51%। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 120 स्टेट गवर्नमेंट के पास, टोटल हो गए 3,20,000 शेयर्स। एंड टोटल शेयर कैपिटल है ही कितनी? 6 लाख। तो 51% से ज्यादा हो गए। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी और एंड में बताया कि यस ये गवर्नमेंट कंपनी है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, मई 25 की आरटीपी से एक कंपनी है पब्लिक कंपनी, 1 जनवरी को बनी थी। मिस्टर शर्मन को उस कंपनी का लीगल एडवाइजर बनाया गया। उन्होंने एओए में लिखा कि मिस्टर शर्मन को रिमूव नहीं किया जा सकता लीगल एडवाइजर की पोस्ट से 31 मार्च 2027। 1 जुलाई को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम एओए को चेंज कर देते हैं एंड मिस्टर शर्मन को रिमूव किया जा सकता है कंपनी से। मिस्टर शर्मन ने केस कर दिया कि आप मुझे रिमूव कर ही नहीं सकते, रूल है कि 31 मार्च तक मुझे रिमूव ही नहीं किया जा सकता। तो अब आपसे एडवाइस लेने आए हैं
कि रिमूव कर सकते हैं कि नहीं? पब्लिक कंपनी में अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन करनी हो, एंट्रेंचमेंट करनी हो, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो आर्टिकल्स अमेंड हो गए, तो जब आर्टिकल्स अमेंड हो गए तो उसके बाद में रिमूव भी कर सकते। तो उन्होंने पहले बताया कि एओए इंटरनल अफेयर्स के लिए बनते हैं, जैसे मेमोरेंडम फंडामेंटल कंडीशंस होते हैं जिसके ऊपर की कंपनी बनती है, जो आर्टिकल्स है वो इंटरनल रेगुलेशंस बताते हैं। इस केस में मिस्टर शर्मन विल नॉट बी रिमूव, ये रूल लिखा गया था, पर जो कंपनी है उसने रिमूव कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन से। इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर शर्मन के कोई भी राइट्स नहीं है, कंपनी के पास राइट है उन्हें रिमूव करने का। मिस्टर शर्मा को फिर अपॉर्चुनिटी ओपनिंग खाई ना, हमने आर्टिकल को चेंज किया। जब कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेगा ना तब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, देखो मान लो मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना है, वो मेरे एथिक्स है, मैं ऑब्वियस तो ऑब्वियस ही है, मैं कोई लीगल एक्शन लूंगी उससे पहले तुमसे डिस्कस करूंगी कि हम आपस में आप पे रिजॉल्व करें, सीधा केस थोड़ी कर दूंगी। तो रियल लाइफ में ऑब्वियसली जब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं वो पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये ह्यूमन एथिक्स है। हाँ, पर मेरी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूं, इट इज नॉट अ लीगल ड्यूटी। दिसंबर 24 की एमटीपी में एक कंपनी ने, बिल्कुल सेम है, सिर्फ नेम चेंज है। XYZ लिमिटेड बनी है एक पेटेंट को होल्ड करने के लिए। इतनी सी लाइन से बताओगे क्या सुनना चाहते हो? है ना, हमने पढ़ा था कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए किसी एसेट को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है, इसे ही हम इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं। सेक्शन 455 में बताया गया कि अगर किसी कंपनी ने पिछले 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की है तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? डोरमेंट कंपनी मान लेते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है एक्सेप्ट कुछ छोटे छोटे कामों से अलाउड है। क्या अलाउड है? आरओसी को फीस पे कर दी, शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी, ऑफिस की मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस पे कर दी। ये 3 चीजें हमने याद करी। तो कंपनी को बनाया गया, इसने प्रोडक्शन शुरू करनी है 2 साल के बाद। मीनवाइल फॉर टाइमली इंस्टॉलेशन कंपनी ने परचेज ऑर्डर दिया है कि हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हैं 1 CR की। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या ये डोरमेंट कंपनी मानी जा सकती है? ये तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, तो इसे हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते। चलो 2 मिनट और रुको। लेटेस्ट आरटीपी जनवरी 2026 की आरटीपी भी आ गई। जनवरी 26। अब सब कुछ कर लिया तो अब हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सनराइज इंफ्रा लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है, ऑब्जेक्टिव है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना, इनके एमओए में लिखा हुआ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर्स की ट्रेडिंग में, एंड के इससे हमें क्विक प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। जब शेयर होल्डर्स ने इस चीज को क्वेश्चन किया तो डायरेक्टर्स ने बोला कि जो कंपनी है वो प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट हुई है, मैनेजमेंट के पास बहुत वाइड पावर होती है, इसलिए हमने अगर प्लान किया है कि हम शेयर्स में डील करेंगे ये वैलिड है। आपको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अकॉर्डिंग ये वैलिड है या नहीं। नहीं कोई भी कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती। तो एक्चुअली लग रही है केस स्टडी, ये तो थ्योरी क्वेश्चन ही। पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्सप्लेन करते हैं जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े उसके बारे में। भारत इंफ्रा लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 55% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 20% स्टेट गवर्नमेंट के पास और 25% प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है पूरा नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट 100%, कि गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है? मोर देन 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास है। 245 एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं क्या एनपीओ को रजिस्टर किया जा सकता है कंपनीज एक्ट में? सेक्शन 8 कंपनी वही तो होती है। चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए हम कौन सी कंपनी बनाते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ही आ सकता है कि क्या किसी एनपीओ को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं? एलएलपी एक्ट में नहीं।
मैंने ये लिखवाया भी हुआ है, आप चैरिटी करने के लिए कंपनी बना सकते हो, आपको एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म बनानी जरूर अलाउड नहीं है। अब इसका बताओगे क्या आंसर दोगे, क्या प्रोसीजर है? इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बनती क्या है। पर जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा इनकॉर्पोरेशन का और ये क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई एक स्पेशल पॉइंट का डिफरेंस आएगा? अगर सफिक्स लगाने के लिए कंडीशन क्या है, तो तुम एनजीओ अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए। देखो एनजीओ के ऊपर इतने चेक्स क्यों हैं, बच्चे मैं बोलूँ आरएमएस एक एनजीओ है, तो अब आरएमएस बोलेगा मैंने इनकम टैक्स भी नहीं देना, और लोगों को जब लगेगा हम तो चैरिटी करते हैं तो लोग हमें डोनेशन भी देंगे, तो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ना, तो इसलिए एनजीओ के ऊपर चेक्स लगाने जरूरी है। तो अगर किसी ने सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, उसे गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल चाहिए। इसका हम एक बार सजेस्टेड आंसर पढ़ते हैं। बस आप बुक को बार बार पढ़ो, आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए अब देख के कि बुक से बाहर नहीं आ रहा कुछ। तो पहले उन्होंने बताया यस, एनपीओ को आप बना सकते हो, सेक्शन 8 में बना सकते हो। एनपीओ बनती है किसी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए, ये अपने प्रॉफिट को यूज करती है अपना ऑब्जेक्टिव प्रमोट करने के लिए, ये प्रोहिबिट करती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन आना कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होगी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी कैसे होगी, उसमें सिर्फ इस लाइन का ही डिफरेंस है कि इस केस में तुम सिर्फ आरओसी से अप्रूवल नहीं लेते हो, साथ में किससे अप्रूवल लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर है, वो आपको लाइसेंस इश्यू करेगी। सेक्शन 8 अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो किसी भी पर्सन को लाइसेंस इश्यू कर सकते हैं कि वो बिना ये सफिक्स लगाए, विदाउट एसोसिएशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। आप एप्लीकेशन फाइल करोगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रेशन पे आपके पास बाकी वो सारे सेम राइट्स होंगे जो कि एक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, we'll wind up the session here. After 10 minutes we'll start a new chapter. हाँ जी, आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट